FST 8 का पेपर 2 अब डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो 3x3 मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें कि हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर्म करनी है। फॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि हमें डिग्री निकालनी है, ठीक है। ऑर्डर निकालने के लिए तो सिर्फ अपन देख लेते हैं कि कितने पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन डिग्री निकालनी है तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व मतलब फॉर्म भी करनी पड़ेगी कि फाइनली हमारे पास डिग्री क्या आ रही है ये डिसाइड करने के लिए। तो सबसे पहला पार्ट अगर देखें तो फैमिली ऑफ पैराबोलाज हुज एक्सिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसकी बात की गई है। तो वाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी? अगर हम वर्टेक्स को h के मान लें तो हमारे पास ऐसी कुछ इक्वेशन आएगी। पहले केस को अगर देखें तो वहां पे होगा कुछ x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के, ऐसी इक्वेशन होगी। तो अब देख सकते हो कि इसमें कितने पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं, h, k और a, ठीक है, इतनी बात। अच्छा, इससे कम और ज्यादा कम तो हम कर नहीं सकते पैरामीटर्स, ये 3 पैरामीटर्स तो इन्वॉल्व रहेंगे ही, इसको और रिड्यूस तो नहीं किया जा सकता है ना, इंडिपेंडेंट वाला जैसे कन्वर्ट करते थे। तो यहां पे अपन देख रहे हैं कि थर्ड ऑर्डर का बनेगा, ठीक है, लेकिन डिग्री क्या बनेगी उसके बारे में नहीं पता। तो डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट किया 2x माइनस एच इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के का डिफरेंशिएशन y डैश हो गया। फर्दर इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं। एक बार और डिफरेंशिएट किया तो यहां से हमारे पास x माइनस एच की जगह क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां पे 4a इंटू वाई डबल डैश, इतना आ गया। और अब देखो एक ही वेरिएबल हमारे पास, एक ही पैरामीटर रह गया a, ठीक है। इसको फिर से हम डिफरेंशिएट करें तो 0 इज इक्वल टू 4a इंटू वाई ट्रिपल डैश, दैट मीन्स की y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0, ये आ गया। थर्ड ऑर्डर तक जा सकते थे हम, तो यहां थर्ड ऑर्डर है। डिग्री क्या है? डिग्री इसकी 1 हो जाएगी क्योंकि d3y बाई dx3 की पावर में यहां पे क्या प्रेजेंट है, फाइनली 1 प्रेजेंट है। अब हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड वाले में क्या था? सेकंड वाले में फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो सर्कल जो कि ओरिजिन से पास करे उसकी इक्वेशन क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx में लिख लिया है ना, प्लस 2fy इज इक्वल टू 0, है ना। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इस केस के लिए अगर हम देखें, भाई यहां माइनस लिखो माइनस 2g या माइनस 2f या फिर प्लस 2g प्लस 2f लिखो, बात तो बराबर ही है। अब हम यहां पे देखें तो हमारे पास 2 पैरामीटर्स हैं g और f, और ज्यादा कम हम कर नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब कि यहां पे ऑर्डर क्या आएगा, 2 आएगा। डिग्री डिसाइड करनी है, डिग्री डिसाइड करने के लिए डिफरेंशिएट किया 2x प्लस 2y y डैश प्लस 2g प्लस 2f इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको 2 में हटा लेता हूं हर जगह से, यहां से भी 2 हटा लिया, यहां भी 2 हटा लिया, यहां भी 2 हटा लिया और ये भी 2 हट गया, ठीक है। ये मान लो मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। एक बार और अगर डिफरेंशिएट करूं तो मेरा g खत्म हो जाएगा, तो डिफरेंशिएट किया तो 1 यहां पे आ जाएगा, प्लस इसका y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर प्लस g का डिफरेंशिएशन 0 और प्लस f इंटू वाई डबल डैश इज इक्वल टू कितना, 0, ठीक है, इतनी बात। तो यहां से अपन देख सकते हैं कि y डबल डैश भी हट गया, g हट गया अपने पास, y डबल डैश की टर्म आई। अब इससे ज्यादा और डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे अपन, अपने को पता है कि भाई सेकंड ऑर्डर तक ही जाना है, थर्ड ऑर्डर में अपन नहीं जा सकते, d3y बाई dx3 की टर्म नहीं बना सकते हैं। तो अब क्या करें यहां से एलिमिनेट करने के लिए, तुम देख सकते हो यहां से सेकंड वाला जो इक्वेशन लिखा हुआ है उससे मैं कहूं तो f की वैल्यू लिखी जा सकती है माइनस 1 प्लस वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई डबल डैश, ये लिखा जा सकता है। f जैसे ही आ गया, f को अगर मैं यहां पे पुट करूं तो मेरे पास g की रिलेशन आ जाएगी, g की वैल्यूज भी रख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव है इसलिए मैं कह रहा हूं, f यहां से आ गया, इसको फर्स्ट वाले में रखा, फर्स्ट वाले में अगर रखते हो तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई डैश, ठीक है, और प्लस f इंटू वाई डैश। तो f की जगह पे इसको रख दिया वैल्यू मैंने, माइनस 1 प्लस वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई डबल डैश, ठीक है। ये f आ गया और उसके साथ में एक y डैश से मल्टीप्लाई करना था, इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, तो इज इक्वल टू लिखा हुआ है हमारा माइनस g। तो ये हमारे पास माइनस g की वैल्यू आ गई, ठीक। अब माइनस g आ गया एक तरीके से, f आ गया, ये दोनों चीजें पता चल गई, इन्हीं दोनों को एलिमिनेट करना था इससे, ठीक है। तो अपन क्या करें, g और f की वैल्यूज यहां पे रखते हैं। इससे तुम देख लोगे, एक बार रख करके देखना, थोड़ा कैलकुलेटिव है,
यहां से अपने पास जो d2i by dx2 है ना, उसकी मैक्सिमम पावर 1 ही आती है, इसलिए इसका ऑर्डर भी ऑर्डर तो 2 है, डिग्री कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि फाइनल रिजल्ट में हमारे पास d2i by dx2 का पावर 1 बनेगा। क्या कर रहे हैं, यहां से हमने डिफरेंशिएट किया था, सेकंड डिफरेंशिएशन, f की वैल्यू निकाली, f की वैल्यू इसमें पुट करी, g निकल गया, f और g आ गए, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से अपना सेकंड वाले के लिए आ गया कि भाई ऑर्डर 2 रहेगा, डिग्री कितनी आएगी 1। थर्ड वाले केस में देखें तो थर्ड वाले केस में हमारे पास क्या है, थर्ड वाला केस थोड़ा आसान सा ही है। इसमें क्या है, एक से हमें कोनिक्स की बात करनी है, उस एक्सेस कोइंसाइड विद कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो कुछ इस तरीके का होगा फैमिली ऑफ कोनिक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें हालांकि अब 3 पैरामीटर्स नहीं है, 2 ही पैरामीटर्स हैं, क्योंकि a से तो मैं डिवाइड कर सकता हूं ना, इसको मैं डिवाइड करके लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर बी बाई ए सी बाई ए। तो इफेक्टिवली हमारे पास b बाई ए एक पैरामीटर बचा, c बाई ए एक पैरामीटर बचा। तो इसको मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस मान लो कुछ एच वाई स्क्वायर प्लस के। ठीक है, तो 2 पैरामीटर्स बचे हुए हैं, इन 2 पैरामीटर्स को हमें हटाना है। तो अपने पास सेकेंड ऑर्डर आएगा, डिफरेंशिएट करो, 2x प्लस यहां से क्या आएगा h इंटू 2y y डैश इज इक्वल टू 0। तो k खत्म हो गया, एक पैरामीटर। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां से हमारे पास लिखा हुआ था x इज इक्वल टू माइनस एच वाई वाई डैश। तो मैं h को मेरे को खत्म करना है, तो h को खत्म करने के लिए क्या करूं, h की जगह पे लिख देता हूं मैं माइनस एक्स अपॉन वाई वाई डैश, और एक बार डिफरेंशिएट कर देता हूं। एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू माइनस साइन वाई वाई डैश का स्क्वायर, ये बन जाएगा टर्म। ठीक है, और ऊपर x का डिफरेंशिएशन होगा 1 वाई वाई डैश माइनस एक्स एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन अपन लिख सकते हैं। तो यहां से भी देख सकते हो कि एक हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जा रही है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर अपन अगर देखें तो y y डैश का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पे डबल आ ही जाएगा। ठीक है, y का डबल डिफरेंशिएशन आ ही जाएगा। तो एक तरीके से हमारे पास ऑर्डर कितना हो गया 2 हो गया, और चूंकि उसकी पावर में कितना प्रेजेंट है, d2i by dx2 की पावर में कितना प्रेजेंट है 1, तो इसलिए ऑर्डर इसका 2 और डिग्री कितनी होगी, डिग्री हो जाएगी इसके लिए 1। तो अकॉर्डिंगली अब यहां से अपन ऑप्शंस सारे ही मार्क कर सकते हैं, हमें सभी की ऑर्डर और डिग्री पता है। देखें जो 4, 5, 6 दिया हुआ है, तो कंपैरेटिवली कहा जाए तो ये थोड़े से इजी क्वेश्चंस ही हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है। सबसे पहले देखो 10cr इंटू 20c 10 माइनस आर, तो 10cr 20c 10 माइनस आर, ये रिजल्ट कितना होगा, सारे टर्म्स प्रेजेंट है, r 0 से 10 तक वेरी कर रहा है, दे रखा है क्वेश्चन में। तो अगर इसका सम करें तो कितना हो जाता है इस तरीके में, r प्लस 10 माइनस आर, नीचे 10 बन जाएगा, ऊपर 10 प्लस 20 30 बन जाएगा। तो ये रिजल्ट कितना लिखा हुआ है 30c 10। 30c 10 के बाद दूसरे वाले का रिजल्ट अगर देखें तो दूसरा वाला जो टर्म है, मतलब ये मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहा था, सेकंड की बात करूं तो सेकंड वाले में क्या लिखा है, -1 की पावर r 20c 8 माइनस आर। तो ये क्या होगा, एक यूज किया गया है इसमें 1 माइनस एक्स की पावर 20, और दूसरा यूज किया गया है 1 प्लस एक्स की पावर 20, क्योंकि हमें -1 की पावर r भी तो दिख रहा है ना। इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में हमें कौन सी चीज ढूंढनी है, जो नीचे सफिक्सेस हैं उनका सम। तो उनका सम कांस्टेंट था 8, मतलब हमें क्या खोजना है, x की पावर 8 का कोफिशिएंट। तो देख सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 20 में x की पावर 8 का कोफिशिएंट यही निकालना है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 20 में x की पावर 8 का कोफिशिएंट, ऑफ कोर्स कितना होगा 20c4 हो जाएगा। फिर थर्ड वाले की बात करूं, थर्ड वाला तो सिंपल बाइनोमियल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, r इक्वल टू 0 से 10 तक वेरी कर रहा है, 5 2 प्लस 3 है ना, रेज टू पावर 10 ये लिखा है। तो ये चीज 5 की पावर 10 है। तो ये तो पहले हमारे पास मैच द कॉलम, मतलब इसमें 1 के रिजल्ट्स आ गए। कॉलम 2 पे जाए तो कॉलम 2 में हमें क्या करना है, हर टर्म को 3 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है और देखना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो अपन अगर देखें 30c 10, अब इसको सॉल्व करने का बहुत आसान सा तरीका है, 30 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल। 3 से मुझे चेक करनी है इसकी डिविजिबिलिटी की, क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखो 30 फैक्टोरियल, क्या तरीका क्या होगा इस तरीके के क्वेश्चंस में करने का। एक तो मैं इसको मैं पहले ही कर देता हूं 3 से डिविजिबिलिटी, 5 की पावर 10 को मैं लिख सकता हूं 6 माइनस 1 रेज टू पावर 10 लिख सकता हूं। एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं फिर दोनों के मेथड्स पे जाता हूं। तो क्या आएगा 6 की पावर 10 आएगा, है ना।
फिर 6 की पावर 9 वगैरह के टर्म्स होंगे, ये सारे टर्म्स डिविजिबल होंगे। लास्ट वाली टर्म में केवल दिक्कत होगी, और वो भी कितनी होगी, 1 के बराबर। तो अपन कह सकते हैं कि हर एक टर्म कैसा है, 3 से डिविजिबल है एक्सेप्ट 1। तो इसका मतलब ये टाइप किस तरीके का है, ये एक्सप्रेशन 3 लैम्डा प्लस 1। तो रिमाइंडर इस यहाँ पे कितना बचना चाहिए, 3 से डिवाइड करने पे खास करके 1 के बराबर होना चाहिए। तो ये 1, इसके लिए रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा जब हम 3 से डिवाइड करेंगे। अब बात करते हैं इन दोनों ऑप्शंस की। इन दोनों केसेस में क्या है, 30C10। अब मान लो मुझे ये चीज निकालनी है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि इफेक्टिवली इस पूरे टर्म में 3 की पावर कितनी प्रेजेंट है। सही है। अब 3 की पावर 30 फैक्टोरियल में निकालना रहता तो हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन यहां 10 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल भी नीचे लिखे हुए हैं। अब कैसे निकालेंगे, तो भाई 30 फैक्टोरियल में कितने पावर्स प्रेजेंट है, -10 में कितने प्रेजेंट है, -20 में कितने प्रेजेंट है, यही होगा ना भाई। ऊपर अगर 3 की पावर 10 था, नीचे 3 की पावर 2 आ जाए, यहां पे 3 की पावर 4 आ जाए, तो 2 4 6 और ऊपर 10 था, तो इसका मतलब इफेक्टिवली यहां पे 3 की पावर 4 तो अभी भी प्रेजेंट है ना। और उसको अगर 3 से डिवाइड करोगे तो ऑफकोर्स डिविजिबिलिटी हो जाएगी, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। तो वही प्रोसेस यहां पे अपन अप्लाई करेंगे, क्या कि 30 फैक्टोरियल में पहले देखें हम कि 3 का कितने पावर प्रेजेंट है। तो 30 फैक्टोरियल में देखो 3 के कितने पावर प्रेजेंट होंगे। क्या तरीका होता है, ये यूज करेंगे 30/3 का इंटीजर पार्ट प्लस 30/3 स्क्वायर का इंटीजर पार्ट प्लस 30/3 क्यूब का इंटीजर पार्ट, और इसके बाद कोई सा भी इंटीजर पार्ट लो, सबका 0 ही कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो ये 10 हो गया, यहां से कितना आ गया 3, और यहां से कितना आ गया 1, तो ये 14 लिखा हुआ है बेसिकली। तो यहां पे 14 था 3 का पावर। इसी तरीके से 10 में देखें तो 10/3 मतलब 10/3 का इंटीजर पार्ट 3 हो जाएगा, और क्या आएगा 10/9 1 आ जाएगा। 20 फैक्टोरियल भी देखो तो 20 फैक्टोरियल में क्या आएगा 6, 20/3 से इंटीजर पार्ट, 20/9 का इंटीजर पार्ट 2 आ जाएगा, और उसके बाद तो कुछ है नहीं। तो 4 8 12, इसका मतलब अगर मैं कहूं तो इफेक्टिवली अभी भी 14 - 12, ऊपर 14 पावर थी 3 की, नीचे कितनी थी 12 थी, तो अभी भी कहे हम तो 3 स्क्वायर की टर्म अभी भी इफेक्टिवली प्रेजेंट है। तो अगर 3 स्क्वायर की टर्म अभी भी इसके अंदर प्रेजेंट है तो ओवरऑल एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब 0 रिमाइंडर बचेगा। सिमिलरली 20C4 के लिए भी सेम प्रोसेस तुम अप्लाई कर सकते हो। तुम चाहो तो इसको निकाल भी सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। 20C4 बहुत बड़ा नंबर नहीं है सच, क्योंकि 7 से तुम्हें उसकी डिविजिबिलिटी भी चेक करनी है, तो उसमें भी तुम्हें सेम प्रोसेस फॉलो करना है। यहां पे भी तुम्हें 7 से डिविजिबिलिटी अगर चेक करनी है तो सेम चीज अप्लाई करोगे। 7 से देखो ऊपर कितना आएगा 30/7 प्लस 30/49, इतना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब रिजल्ट यहां से 4 आया। 10 में देखें तो 10 फैक्टोरियल बाई 7, मतलब 10 फैक्टोरियल में 7 का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो 10/7 1, उसके बाद के टर्म्स तो इंटीजर पार्ट 0 ही देंगे। और इसी तरीके से 20/7 बस वहीं तक का काम का है, तो 3। तो अभी भी देखो 4 - 3, अभी भी इफेक्टिवली 7 की पावर 1 प्रेजेंट है, इसलिए 7 से भी ये वाला नंबर कैसा होगा, डिविजिबल होगा। इसके लिए बात करूं 20C4, तो 20C4 में देखो 20C4 को भी अगर तुम 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने जाओ ऐसे निकाल सकते हो। 7 से डिविजिबिलिटी के लिए हालांकि तुम्हें ये नंबर की रिक्वायरमेंट आएगी, क्योंकि यहां पे हमारे पास दिख जाएगा तुम्हें कि 7 से डिविजिबल तो नहीं है। रिमाइंडर निकालने के लिए तुम्हें 20C4 को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, वो नंबर निकाल के फिर हम 7 से चेक कर सकते हैं कि रिमाइंडर कितना आएगा। अब इस पे आ जाते हैं, इसकी 7 से डिविजिबिलिटी देखते हैं। तो 5 की पावर 10 था, 5 की पावर 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहीं पे लिख लेता हूं इस पार्ट को, 7 - 2 की पावर 10, ऐसा लिख लिया। एक्सपेंड करोगे तो हर एक टर्म कैसी होगी, 7 से डिविजिबल होगी एक्सेप्ट लास्ट टर्म। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है 7 लैम्डा प्लस 2 की पावर 10, ऐसा ही है। और 2 की पावर 10 वो भी अपने को पता ही होता है कितना आता है, 2 की पावर 10 आ जाता है अपना 2048 आ जाता है। तुम चाहो तो इसको और भी बाइनोमियल लगाकर किसी तरीके से कर सकते थे, बट बहुत बड़ा नंबर नहीं है, अपन देख लेते हैं 2048, और इसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑफकोर्स रिमाइंडर ये कितना देगा, रिमाइंडर विल बी 1, यही आएगा। तो अपन देख सकते हैं कि जो पहला वाला ऑप्शन है, ठीक है, पहले वाले ऑप्शन में 3 से डिविजिबिलिटी अगर देखे तो भी मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, 7 से भी यहां पे रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि 3 स्क्वायर और 7 की पावर 1 प्रेजेंट थे। तो अब हम ऑप्शंस मार्क करते हुए आते हैं। 4th क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो 4th क्वेश्चन में 1 जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरीके से आगे भी देखें, सेकंड के लिए क्या करेक्ट आता है, सेकंड के लिए 20C4 3 से डिविजिबिलिटी तुम चेक करोगे, इसी तरीके से सेम प्रोसेस
तो 20C4 हमारा 3 से डिविजिबल आ रहा है, और जब 7 से डिवाइड कर रहे हैं, 7 से डिवाइड करने के लिए हमारे पास नंबर चाहिए होगा, 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो वाला नंबर अपने पास 1 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब कि यहां पे हमारा 21Q, ये वाला भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन में ए और सी दोनों करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन में जाएं तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या इनकरेक्ट है ये पूछा गया है। तो अब इसमें देखो 21R ऑफ कोर्स इनकरेक्ट है, 22Q ये भी हमारे पास अगर देखा जाए तो ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। और ऑफ कोर्स हम फोर्थ क्वेश्चन में सी वाला ऑप्शन मार्क कर चुके हैं, इसका मतलब बी ऑप्शन इनकरेक्ट है फिफ्थ का। फिर आगे देखें सी, थर्ड वाले केस में देखा जाए तो थर्ड वाले केस में देखो 3 से डिवाइड कर रहे हो तो 1 रिमाइंडर आ रहा है, 7 से डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे ये 2 को मैंने 2048 लिख दिया था, दैट इज एक्चुअली 1024। अब 1024 के लिए अपन देखेंगे तो 1024 अगर 7 से डिवाइड करो तो 1024 7 से डिवाइड करने पे कितना दे देगा, रिमाइंडर 2। तो थर्ड वाले केस में अगर देखें तो 3 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर और 7 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर आ जाना चाहिए। तो इसलिए अपने पास जो ऑप्शन है 3-2R, मतलब कि फिफ्थ में कहें तो डी ऑप्शन वो वाला करेक्ट है, वो नहीं मार्क करना है। ए बी सी ये तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे। सिमिलरली 6 में भी अकॉर्डिंगली मार्क कर सकते हो ए एंड बी, ठीक है, ये दोनों इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, अगर उसको स्टार्ट करें तो यहां भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से एक आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। क्या था कि n लोग, ठीक है, इस तरीके से सर्कल के अराउंड बैठे हैं और हमें क्या करना है, इसमें से 2 लोगों को चूज करना है। यही काम है ना हमारा कि 2 लोगों को चूज करना है और इस तरीके कितने पेयर्स बनाने हैं। अगर 28 मिनट्स सॉन्ग चलता है, 2 मिनट्स पर सॉन्ग, मतलब कितने हो गए, 14 पेयर्स रहे होंगे। तो 14 पेयर्स मुझे लेने हैं। n में से 2 लोगों को चूज करने का तरीका जिसमें कि दोनों सर्कल के अराउंड बैठे हुए हों, और ध्यान भी देना है हमें कि कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव लोग एक साथ नहीं आ सकते। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ना कि जैसे मान लो मैंने पहले बंदे को चूज किया, पहले बंदे को चूज करने के कितने तरीके, n तरीके। तो नेक्स्ट जो सेकंड को चूज करना होगा तो ना तो इसको चूज कर सकते हैं, ना तो इसके बगल वाले को, ना तो इसको। तो नेक्स्ट सिलेक्शन के लिए अपन देखें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 लोग रिजेक्ट हो गए, कितने बचे, n-3 बचे, ठीक है। अब लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि पहले मैं ए को सेलेक्ट करूं, बाद में बी को सेलेक्ट करूं, अगली बार पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लूं, बाद में इसको सेलेक्ट करूं, ऐसा भी हो सकता है। तो हमारे पास टोटल वेज एक्चुअली क्या कितने हो गए, n इंटू n-3/2। भाई पहले वाले को सेलेक्ट करने का n तरीका, दूसरे वाले को n-3 तरीके। चूंकि ऐसा हो सकता था ए भी सेलेक्ट करें या बी है, बात बराबर ही है, इसलिए हमने बाई 2 भी लगा दिया। तो ये वैल्यू कितनी है, 14 के बराबर। यहां से देख सकते हो इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8, अब ये क्वेश्चन में क्या है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का यूज करना है। अपन अगर देखें कि यहाँ पे रूट्स क्या क्या होंगे, तो रूट्स हमारे पास कुछ इस तरीके के होंगे। एक अगर मान लो अपन बोलते हैं चूंकि प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स यूनिटी दिया हुआ है और बाकी 2 रूट्स का प्रोडक्ट भी कितना है, -1 ही है, ऐसा ही है ना भाई। एक रूट मान लिया मैंने a, एक को ले लिया 1/a। तो भाई जो देखो थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगा के तो चारों रूट्स का प्रोडक्ट कितना था, -1 था। तो इसका मतलब जो बाकी 2 रूट्स हैं वो भी कैसे होंगे, एक बीटा होगा, दूसरा 1 - बीटा होगा, ऐसी ही चीज है ना। तो रूट्स हमारे पास कुछ ऐसे हैं, a 1/a, b और -1/b, ऐसा कुछ। अब हमें क्या क्या दिया गया है इंफॉर्मेशन, फिर से थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगा रहे हैं यहाँ पर। अगर देखें सम ऑफ रूट्स कितना दिया है, 2 के बराबर। तो सम ऑफ रूट्स अगर 2 है तो अपन लिख सकते हैं कि a + 1/a, ठीक है, प्लस b - 1/b इज इक्वल टू कितना है, 2। इसी तरीके से अगर हम 3-3 के पेयर्स को देखें तो 3-3 के पेयर्स में क्या दिया हुआ है, b मतलब ऐसा 3-3 का सेट ले, मतलब समेशन ओवर अल्फा बीटा गामा। तो मान लो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे, पहले 3 का कितना आएगा, b आएगा, सही है। फिर मान लो सेकंड थर्ड फोर्थ का मल्टीप्लिकेशन किया तो सेकंड थर्ड फोर्थ का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, -1/a, है ना। फिर आगे देखते हैं, अभी तक हमने क्या किया, पहले 3 को सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद इन तीनों को सेलेक्ट किया, ठीक है। तो बेसिकली हम कहें तो ये और ये, हाँ, नेक्स्ट टाइम हम इसको छोड़ करके बाकी तीनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना आएगा, b और -1, तो -a हो गया ये, ठीक है, इसको -a लिख दिया मैंने। और फिर मैं इस नेक्स्ट इसको छोड़ता हूं तो a इंटू 1/a 1 और -1/b ये आ जाएगा अपने पास। और ये वैल्यू किसकी कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है हमारे पास -4 के बराबर। तो अब ये -4 है। अब ये देखो यहां से, तो अगर मैं दोनों का सम करता हूं तो सम करने से मुझे क्या मिलेगा, सम करने से a और 1/a कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा मेरे पास कितना, b - 1/b। b - 1/b 2 times is equal to -2, that means this is equal to -1।
इसका मतलब अगर b माइनस 1/b ये -1 है तो a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी हो गई, a प्लस 1/a इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हमारे पास a और b की कह सकते हैं वैल्यूज मिल गई। ठीक है, अगर हम सॉल्व करेंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, लेकिन वो हम b की रिजल्ट अभी बना सकते हैं इस सिचुएशन में। तो है जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी वो अपन बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट हमसे क्या कहा जा रहा है, हमें निकालना है x1 x2 प्लस x1 x3 प्लस x2 x4 प्लस x3 x4। तो अगर जो एक्सप्रेशन निकालना है उसको मैं ऐसे लिख लूं, उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि x1 प्लस x4 इंटू x2 प्लस x3, यही है ना। ठीक है बात। तो अगर सबसे छोटी क्वांटिटी इसको लिया मैंने है x1, इसको x2, इसको x3 बोल दिया और इसको x4 बोल दिया। ठीक है, तो पहले मुझे क्या चाहिए x1 और x4, तो एक a माइनस 1/b चाहिए और x2 प्लस x3 मतलब मुझे क्या चाहिए b प्लस 1/a। ठीक है, b प्लस 1/a ये कैलकुलेट करना था। कितना आ रहा है ये रिजल्ट, तो ये रिजल्ट देखो यहां से ab माइनस 1/ab। ठीक है, और क्या आएगा a इंटू 1/a 1 हो गया, b इंटू 1/b माइनस का है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये रिजल्ट हमें ab माइनस 1/ab निकालना है। ठीक है, अब तुम चाहो तो यहां से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, a इंटू बी माइनस 1/ab, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 1/ab ऐसा ही बोल सकते हैं इसको। अच्छा, एक और चीज है यहां पे तुम देख सकते हो अभी तक जो हमने यूज नहीं किया है, वो है क्या, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था, मतलब पेयर वाइज प्रोडक्ट्स को अभी तक हमने यूज नहीं किया है। वो भी रिजल्ट लिख लेते हैं, हो सकता है कुछ बेनिफिशियल हो जाए। तो पेयर वाइज प्रोडक्ट्स में देखें, पेयर वाइज प्रोडक्ट्स में क्या क्या आएगा। ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा 1। ठीक, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा b/a। ठीक है, इसी तरीके से ये हमने इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, इन दोनों का किया, और 6 पेयर्स बनेंगे ऐसे, 4 में से 2 को लेकर के। एक b और माइनस 1/b को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 हो गया। ठीक है, फिर इसी तरीके से ab को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1/ab को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 5 टर्म्स आ गए। कौन सी एक टर्म और बची हुई है, तो अपन कह सकते हैं कि b/a वाला केस। हाँ, तो ये वाला केस एक और बचा हुआ था, b/a आ चुका है, सॉरी a/b वाला केस, तो -a/b एक टर्म और -a/b ये चीज है। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 2 के बराबर। ठीक है, सॉरी 3 के बराबर दे रखी है, -3 इनफैक्ट, ये ऐसा कुछ है। तो देखो यहां पे ये टर्म तो बन रही है ab माइनस 1/ab। ठीक है, लेकिन अब दिक्कत हमारे साथ क्या हुई कि हमारे पास ये टर्म्स एक्स्ट्रा आ गई। ठीक है, b/a माइनस a/b ये एक्स्ट्रा टर्म आ गई। 1 और -1 तो चलो रिमूव हो गया, -3 बचा केवल। ठीक है, तो अब मुझे ab माइनस 1/ab निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा b/a माइनस a/b। तो अब तुम चाहो तो यहां से इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, b/a माइनस 1/a/b निकाल लो, या फिर वो चीज तुम यहां पे भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। b का रिजल्ट और a का रिजल्ट दोनों आपस में थोड़े से कोरिलेटेड है। देखो b स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, और दूसरा रिजल्ट a स्क्वायर ऐसा। इसके रूट्स क्या होंगे, -1 प्लस माइनस √5/2। ठीक है, ऑफ कोर्स प्लस लेना है, माइनस लेना नहीं है। और दूसरा रिजल्ट अगर कहें, दूसरा रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 था, तो 3 प्लस √5/2 प्लस माइनस √5/2 ऐसा ही है। ठीक है, प्लस माइनस इसमें भी ले सकते हैं, एक को b लोगे तो दूसरा -1/b बन जाएगा। इसी तरीके से एक अगर इसमें से a है तो दूसरा क्या उसी का रेसिप्रोकल है। अब इसमें भी देखो तुम, तो एक रिलेशन है हमारे पास, उसको हम यूज कर सकते हैं कि भाई इसका जो स्क्वायर बनेगा, इसका स्क्वायर देखो, b का स्क्वायर अगर करते हो तो क्या आएगा, 5 + 1 6 2√5/4। तो अपन कह सकते हैं कि इसके बराबर होगा। दैट मीन्स अपन ये भी यूज कर सकते हैं कि b स्क्वायर की वैल्यू क्या है, a के बराबर है, तो अपन इसमें रख दें और एक साथ में हम यहां से रिजल्ट उसका बना सकते हैं। तो a + 1/a की वैल्यू पता है, b स्क्वायर को यहां पे तुम a के बराबर रख दो, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या हो गया, a की जगह b स्क्वायर रखते ही साथ b3, बेसिकली ये क्या बन जाएगा, ये वाला टर्म, b स्क्वायर को a रखा तो b3 बन गया, और -1/b3। चूंकि हमें b - 1/b पता है, तो b3 - 1/b3 ये हम आसानी से यहां से निकाल सकते हैं। नंबर 9 में हमारे पास एक बाइनोमियल सीरीज दी हुई है। बाइनोमियल सीरीज में लेकिन अगर ध्यान दो तो यहां पे देखो, जैसे nc 0 है तो कायदे से तो वहां a की पावर n होना चाहिए था, बट a की पावर n - 1 लिखा हुआ है। तो इस चीज को थोड़ा सा अगर ध्यान दें
1 बाई ए से एक तरीके से कहें हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, है ना। 1 बाई ए बाहर रखा तो अंदर ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगी सीरीज NC0 a रेज टू पावर n माइनस नेक्स्ट टर्म क्या है NC1 a रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, बाहर a से डिवाइड कर दिया है। और प्लस साथ में इसी तरीके से NC2 a रेज टू पावर n माइनस 2 और आगे इसी तरीके सीरीज कंटिन्यू है। लास्ट में -1 की पावर n माइनस 1 है NCn माइनस 1 और साथ में a की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस बाइनोमियल सीरीज में देखें तो एक टर्म मिसिंग है, कौन सी? लास्ट में देखो NCn माइनस 1 तक ही गया है, NCn वाली टर्म नहीं है। ठीक है, तो चलो इसको पहले समझते हैं कि अगर मैं मान लो वो टर्म भी लिख देता हूं। ठीक है, अगर मैंने वो भी टर्म लिख दी -1 की पावर n, ठीक है, और साथ में NCn a की पावर में 0 और बाद में उसी को मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक है, माइनस कर दिया मैंने -1 की पावर n NCn a रेज टू पावर 0, ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, जो टर्म हमने ऐड करी उसी टर्म को हमने फिर सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया। तो अब देखो, अच्छा ये इस तरीके का होगा कंप्लीट, है ना। अब ये चीज क्या लिखी हुई है, ये पूरी सीरीज लिखी हुई है a-1 रेज टू पावर n, उसका एक्सपेंशन लिखा हुआ है। तो इसको लिख दो 1 बाई a, ब्रैकेट में क्या आएगा a-1 रेज टू पावर n। कौन सी टर्म बची रह गई? ये वाली टर्म को भी लिख दो -1 की पावर n, n तो कितना है 1 ही है, a की पावर 0 भी कितना है 1 ही है, तो इसलिए अपने पास ये बेसिकली रिजल्ट लिखा हुआ है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे 2007 एक बार हमें रखना है, 2007 n की जगह पे और एक बार 2008 रखना है। तो f ऑफ 2007 कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा 1 बाई a-1 की पावर n, तो a-1 कितना है 3 की पावर 1 बाई 223 रेज टू पावर 2007, तो कितना हो गया 3 की पावर 9 और यहां पे 2007 रखोगे तो -1 और माइनस मिलके +1 हो गए। ठीक है, अब 2008 रखता हूं मैं, तो 2008 रखा अगर तुमने तो 2008 में क्या आएगा 1 बाई a, यहां पे 3 की पावर में अपने पास क्या बचेगा 2008 बाई 223 और साथ में हमारे पास एक -1 बचेगा। दोनों को ऐड करना था, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों का एडिशन कितना होगा? ठीक है, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 बाई a कॉमन होगा, 1 कैंसिल आउट हो गया, बाकी बचा 3 की पावर 9 प्लस 3 की पावर 2008 बाई 223। सही है, अब इसमें से देखो 3 की पावर 9 को अगर मैं कॉमन निकाल लूं, देख सकते हो अंदर वाली चीज a के बराबर ही है ना। अगर मैं 3 की पावर 9 को कॉमन निकाल लूं तो साथ में क्या बचा हुआ है 3 की पावर 0, है ना, जिसको 1 बोला जा सकता है, प्लस 3 की पावर में ये बचा रह जाएगा 1 बाई 223, यही बचा रहेगा। तो ये तो a ही है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, रिजल्ट हमारे पास 3 की पावर 9 आया, तो इसलिए अपने पास कह सकते हैं कि k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी 27। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या था कि एक a बाई b माइनस सी, b बाई c माइनस ए और c बाई a माइनस b, इनका सम दिया हुआ है 0 के बराबर। ठीक है, इतनी बात। अब बाकी जो टर्म लिखे हुए हैं देख सकते हो, इन्हीं के स्क्वायर्स लिखे हुए हैं, इंडिविजुअल स्क्वायर्स लिखे हुए हैं। तो ऐसा कुछ है ना कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू बताओ, ऐसा ही है ना। तो अपन कह सकते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कैन बी रिटन एज x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर -2 पेयर वाइज समेशन। ठीक है, ऐसा बोला जा सकता है। तो ये तो चलो हमें 0 के बराबर दिया ही हुआ है, हमें क्या निकालना है 2 टाइम्स समेशन ओवर एक्स वाई। ठीक है, तो समेशन ओवर एक्स वाई निकालने जाते हैं। समेशन ओवर एक्स वाई में क्या आएगा, पहले 2 का मल्टीप्लीकेशन करो, क्या बन रहा है a b अपॉन b माइनस सी इंटू सी माइनस ए, यही बन रहा है। फिर बाकी 2 का मल्टीप्लीकेशन करो। ठीक है, समेशन एक्स वाई निकालना है बेसिकली अपन। आगे 2 का मल्टीप्लीकेशन करोगे बी सी अपॉन, ठीक है, c माइनस ए माइनस बी, और साथ में एक बार फर्स्ट थर्ड, तो सी ए अपॉन ए माइनस बी, अब इसको सम किया, थोड़ा कैलकुलेटिव है, a माइनस बी
बी माइनस सी, सी माइनस ए, क्या बनेगा? ए बी ए माइनस बी, ऐसा कुछ। अब बेसिकली इस एक्सप्रेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है, यही है ना टारगेट अपना। ये जो सिंप्लीफाई होके आएगा इंटू -2 दैट विल बी आवर आंसर। तो अपन अगर देखते हैं फैक्टराइज अपन करें किसी डिफरेंट तरीके से, तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए लिखा हुआ है, इसी तरीके से यहाँ पे ए स्क्वायर सी लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको क्लब कर लेता हूं, मेरे पास बचेगा क्या? ए स्क्वायर इंटू बी माइनस सी आ जाएगा एक टर्म, ठीक है बात। फिर इसी तरीके से आगे देखें तो a के साथ में हमारे पास बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये भी बन जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी माइनस सी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और फिर आगे की टर्म हमारे पास क्या बच रही है? इसको फैक्टराइज करने पे आगे हमारे पास बचा रह जा रहा है बीसी का फैक्टर, बीसी के साथ बी माइनस सी। तो अगर तुम यहां पे बी माइनस सी को कॉमन निकाल लो, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए डिनोमिनेटर में है ही। ऊपर से अगर हम b माइनस सी को कॉमन निकाल लें तो b माइनस सी को कॉमन निकालने पे क्या बचता है? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी प्लस बी सी, यही बचता है, ठीक है। देख सकते हो ए स्क्वायर बी सी और यहीं पे दो फैक्टर्स लिखे हुए हैं उसके ए बी और ए सी। नीचे हमारे पास ए माइनस बी माइनस सी सी माइनस ए था, तो यहां से क्या चीज क्लियर हो गई? देख सकते हो ये b माइनस सी, यहां पे दो फैक्टर्स हो जाएंगे a इंटू ए माइनस बी, और यहां पे हमारे पास माइनस सी इंटू ए माइनस बी। तो a माइनस बी एक फैक्टर हो जाएगा और साथ में एक आ जाएगा a माइनस सी। तो a माइनस बी माइनस सी सी माइनस ए, ये चीज बन गई। ये इसका मतलब ये वैल्यू कितनी है? -1 है, तो -2 इंटू समेशन एक्स वाई, यही रिजल्ट लिखना था। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा यहां से? आंसर विल बी 2। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या दिया हुआ है? एक सर्कल है और कहा गया है y बाई एक्स की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो। तो ये किस तरीके का क्वेश्चन होता है? इस तरीके के क्वेश्चन नोट्स में भी कर चुके हो कि y बाई एक्स का मतलब क्या हुआ? 0 0 और x कॉमा y, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो अगर अपन 11th क्वेश्चन में देखें क्या कहा जा रहा है, यहां पे हमारे पास एक सर्कल है। सर्कल की अगर हम सेंटर देखें तो सर्कल का सेंटर है हमारे पास 4,0, ठीक है। ये 5,0 बल्कि सर्कल का सेंटर है, और हमारे पास इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? इसका रेडियस है 3 के बराबर। कहां से? अपन बात कर रहे हैं ओरिजिन, ठीक है। तो y माइनस 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 0 का मतलब 0 0 और किसी पॉइंट x y को ज्वाइन कराना है, ठीक है। तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कब होगी भाई? ये 0 0 से इस x y को मैं ज्वाइन करूं, ठीक है, इस पॉइंट को मैं ज्वाइन करूं। इससे ज्यादा वैल्यू होगी अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं, ठीक है, स्लोप ज्यादा हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरा एक्सट्रीम इधर बन जाएगा। तो मतलब जो टेंजेंसी की सिचुएशन है, 0 0 से जो टेंजेंट्स खींचे जाएंगे वही मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मतलब डिसाइड करेंगे। तो 0 0 और एक्स वाई को ज्वाइन करने वाली लाइन मतलब 0 0 से एक्सटर्नल जो हम टेंजेंट खींच रहे हैं उसकी स्लोप के बारे में कमेंट करना है। तो भाई मान लिया सर्कल पे जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन चूंकि 0 0 से पास हो रहा है तो y इज इक्वल टू mx होगी, और हमें फिर यही m की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। तो अपन यहां से देखें 5,0 से अगर ये लाइन टेंजेंट है y इक्वल टू mx, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अगर हम देखेंगे सेंटर से तो कितने के बराबर होना चाहिए? रेडियस के बराबर। तो 5,0 से इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, कितना आएगा? 5m डिवाइडेड बाई अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1, यही आ जाएगा। और इसकी वैल्यू को कितना कहा गया है? इसकी वैल्यू को बोला गया है 3 के बराबर। तो यहां से देख लेते हैं 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर प्लस 3, तो अपने पास रिजल्ट कितना आ गया? m स्क्वायर इज इक्वल टू 3/22। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी? अंडर रूट 3/22 के बराबर, और इसलिए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर जैसा उसने कहा है उस केस में अपन बोले तो कितना हो जाएगा? 25। फिर अपन क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया? अब यहां पे एक हमारे पास एक सर्कल है, फिर से 3,4 इसका सेंटर है, और इसका अगर रेडियस कहें तो इसका रेडियस अपने पास 6 है। तो 3,4 सेंटर, ठीक है, 3,4 सेंटर है और इसका रेडियस कितना बोला गया? 6। अब हमें ए बी एक कॉर्ड के बारे में बात करनी है। ये ए बी वो कॉर्ड हो गई, ठीक है। इस ए बी कॉर्ड के थ्रू अगर हम देखें क्या कहा जा रहा है? इसके मिड पॉइंट h, k, ठीक है, इसका लोकस निकालना है। तो अगर देखो तुम तो 3,4 और h, k को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होगी वो तो परपेंडिकुलर का ही काम करेगी,
अच्छा 3,4 से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी 6, ठीक है बात। तो अगर मैं कहूं कि ये वाली साइड कितनी हो गई, इस पॉइंट m मान लेता हूं मैं, जो पॉइंट का हमें लोकस निकालना था, तो am डिस्टेंस की बात करूं तो am डिस्टेंस में मार्क कर सकता हूं क्या कि am डिस्टेंस कितनी होगी, am डिस्टेंस होगी √6 स्क्वायर माइनस h माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 4 होल स्क्वायर, यही होगी am डिस्टेंस, ठीक है बात। अच्छा इसने एक और चीज कही इंफॉर्मेशन कि ये 1,2 पे, ठीक है 1,2 पे π/2 एंगल ये कॉर्ड सबटेंड करती है। तो 1,2 अंदर का पॉइंट है, देख सकते हो 1,2 अगर मैं इस पे मेंशन कर लेता हूं ऐसा कुछ, ये 90 डिग्री है, ठीक है बात। तो अपन अगर ऐसा सोचे कि AB को अगर मैं डायमीटर लेकर के एक सर्कल बनाऊंगा तो वो क्या होगा 1,2 से पास करेगा, ठीक है। और उस AB को अगर मैं डायमीटर ले रहा हूं तो ऑफ कोर्स ये M पॉइंट जो है वो सेंटर का काम कर रहा होगा। तो इसको मैं C मान लेता हूं 1,2, तो ये CM डिस्टेंस जो है, ठीक है, CM डिस्टेंस एक तरीके से किसके बराबर होगी, AM के बराबर ही होगी, ठीक है। CM डिस्टेंस, ठीक है, AB का मिड पॉइंट था M, तो M और C के बीच की डिस्टेंस रेडियस हो गई, और इसी तरीके का रेडियस बन गया अपना AM। तो CM और AM बराबर है, तो दोनों को बस यहां से इक्वेट कर दो, 36 माइनस h माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस k माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां से देख सकते हो फिर से हमारे पास एक hk के टर्म्स में एक इक्वेशन आ जा रही है, h स्क्वायर k स्क्वायर, यहां से भी h स्क्वायर k स्क्वायर, तो इस दोनों को सिंप्लीफाई करके हम h स्क्वायर k स्क्वायर में एक मतलब इक्वेशन बना सकते हैं, वही अपना रिक्वायर्ड लोकस हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या था, यहां पे कहा गया कि एक हमारे पास इलिप्स है, इलिप्स का अगर मैं पॉइंट मेंशन करता हूं तो इलिप्स का पॉइंट क्या क्या है, एक तो हमें पॉइंट ए दिया गया 0,1, मतलब ये वाला पॉइंट है 0,1, ठीक है, इसके थ्रू एक एल्टीट्यूड बनाया गया और यही एल्टीट्यूड है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर ABC तो कुछ इस तरीके का होगा, है ना, B और C, ये लाइन जो है मीडियन का भी काम करेगी, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी काम करेगी, ऐसा कह सकते हैं हम। तो ये 0,1 था, इस पॉइंट को मैंने मान लिया कुछ जनरल पैरामीट्रिक पॉइंट लेते हुए 2 cos थीटा sin थीटा, है ना। तो इधर क्या आ जाएगा -2 cos थीटा sin थीटा, है ना, ठीक है, ऐसा बोल दिया। तो बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 4 cos थीटा, और चूंकि उसने क्या कहा है कि 4 cos थीटा, चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये साइड और दूसरी साइड अगर AB ले लेता हूं तो डिस्टेंस बराबर ही होगी। 4 cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा बोल सकता हूं। तो अब इस बेसिस पे अपन इसको अगर सॉल्व करें तो 4 cos थीटा का होल स्क्वायर इधर भी हो जाएगा, ठीक है। तो 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इधर से 4 cos स्क्वायर थीटा और प्लस 16 है, 16 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 और -2 sin थीटा। तो देख सकते हो sin थीटा में एक क्वाड्रेटिक बनाई जा सकती है। अपन अगर इसको सॉल्व करके देखें तो 16 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये 4 तो 12 cos स्क्वायर थीटा है, इसको मैंने ऐसा लिख लिया 12 माइनस 12 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक साइन स्क्वायर थीटा और इधर कर दो तो 13 हो गया, और इधर एक हमारे पास बचा हुआ है 1 और माइनस साथ में है 2 साइन थीटा, ठीक है। तो इक्वेशन क्या आ गई 13 साइन स्क्वायर थीटा और -2 साइन थीटा -11 इज इक्वल टू 0। तो 13 साइन स्क्वायर थीटा, इसके दो फैक्टर्स हो गए 13 और +2, ठीक है, 13 + 11 तो 13 साइन स्क्वायर थीटा -13 साइन थीटा, ठीक है, और प्लस 11 ऐसे ही कॉमन साइन थीटा -1। तो साइन थीटा तो 1 होगा नहीं, साइन थीटा अगर 1 हो जाएगा तो ABC तब कोलिनियर हो जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि साइन थीटा 1 हो जाए। तो बचा और क्या कि साइन थीटा की वैल्यू यहां से अपन क्या बोल सकते हैं -11/13 होनी चाहिए। तो साइन थीटा अगर हमारे पास -11/13 आ गया तो हम लेंथ निकाल सकते हैं साइड की लेंथ कितनी थी 4 cos थीटा, साइन थीटा की वैल्यू पता है cos थीटा अपन निकाल सकते हैं, अकॉर्डिंगली अपन आंसर इसका भी मार्क कर लेंगे। 14 में बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, कहा गया ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट को कंटिन्यूअस करना है,
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? जब ऐसा ना हो कि कोई बीच में इंटीजर क्रिएट हो जाए। fx बाई a की रेंज में अगर कोई इंटीजर कोई भी इंटीजर अलग अलग ना आने लगे, जैसे मान लो कभी fx बाई a 1 से छोटा है, कभी 1 से बड़ा है, इस तरीके की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन के लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई fx बाई a थ्रू आउट जो है अगर 0 से 1 के बीच में ही रहे तब भी अपना काम हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट अपने पास कैसा आ जाएगा? थ्रू आउट 0 के बराबर आएगा और फंक्शन कैसा रहेगा? कंटिन्यूअस। तो 1 से √30 दिया हुआ था fx, अगर मैं a को √30 से बड़ी कोई भी वैल्यू दे दूं, ठीक है, तो fx बाई a कैसा होगा? हमेशा 0 से 1 के बीच होगा और इस तरीके से हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट जो है कैसा हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट का आउटकम हमेशा कितना आता रहेगा? 0 आता रहेगा। तो इसका मतलब a की वैल्यू को कैसा होना चाहिए? √30 से ज्यादा होना चाहिए। दैट मींस कि a की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे? 6। तो 14 के लिए 6 आंसर हो जाएगा। 15th क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो 15th क्वेश्चन में अपने पास क्या दिया हुआ है कि एक हमारे पास इंटीग्रेशन दिया हुआ है। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो देखो 2x³ - 1 है अपॉन x4 प्लस x6 प्लस 2x³ प्लस 9x² प्लस 1। तो अगर तुम इसको x² से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? 1 से इंफिनिटी, ठीक है, 2x³ - 1। तो 2x³ - 1 का क्या हो जाएगा? x² से डिवाइड करने पे 2x - 1 बाई x²। डिवीजन में क्या लिखा हुआ है? डिवीजन में है हमारे पास x4 प्लस 2x प्लस 9 और 1 बाई x²। तो 2x - 1 बाई x², ये देखो ये 3 टर्म्स और प्लस साथ में 3 का स्क्वायर, ये आ गया। तो अगर हम इसको देखें, ये क्या लिखा हुआ है? x² प्लस 1 बाई x का ऊपर डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। तो अगर मैं x² प्लस 1 बाई x को t पढ़ता हूं, ठीक है, x² प्लस 1 बाई x को मैंने t बोल दिया, तो ये चीज क्या है? dt। ठीक, 1 भाई अभी क्या है? हम t की लिमिट्स रखेंगे ना। जब x 1 था तो t कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 2, और जब इंफिनिटी था तो ये भी इंफिनिटी। तो अब अपन रखें इसको dt हो गया डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बचा? t² प्लस 3²। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? 1/3 tan इनवर्स t/3, ये हो जाएगा। 1 से इंफिनिटी tan इनवर्स इंफिनिटी रखोगे एक बार तो π/2 और माइनस tan इनवर्स कितना? 1/3। तो इसको बोल सकते हैं 1/3 cot इनवर्स 1/3। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास a कितना हो गया? 1, b हो गया 3, c हो गया 1 और d हो गया 3। ये अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। फिर 16th क्वेश्चन में देखें। 16th क्वेश्चन में क्या है कि fx एक फंक्शन दिया हुआ है n+3/n/2। तो आसान सा क्वेश्चन है, ये भी हमने किया हुआ है क्लास में भी। तो यहां पे देखो f ऑफ k क्या चेंज आएगा? f ऑफ k अगर देखें, ठीक है, तो f ऑफ k, चूंकि k क्या कहा गया है? ऑड है, तो ऑड फंक्शंस के लिए रिजल्ट क्या होता है? k+3। अगर k ऑड नंबर था तो f कितना होगा? k+3। अच्छा, अब k+3 खुद कैसा हो गया? k+3 तो एक इवन क्वांटिटी हो गई ना, सही है, k ऑड था 3 ऐड किया, इवन हो गया। जब मैं f ऑफ f के लिखने जाऊंगा तो भाई f के आर्गुमेंट में अब क्या जा रहा है? एक इवन क्वांटिटी। तो इवन क्वांटिटी के लिए रिजल्ट क्या होता है? /2। तो इसका मतलब कि रिजल्ट मुझे मिलेगा fk/2 और fk क्या था? k+3/2। ठीक है, तो एक इंटीजर तो आएगा ना, k+3 इवन था /2, कोई इंटीजर आएगा। अब पता नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि वो इंटीजर इवन हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो इंटीजर ऑड हो। तो इसका मतलब इसके बारे में, जैसे यहां पे तो हमने कह दिया कि k+3 चलो इवन ही आएगा, इसके बारे में अपन नहीं कह सकते, ये इवन भी हो सकता है, ये ऑड भी हो सकता है। तो अब इसके दो केसेस लेने पड़ेंगे। अगर पहला केस लिया k+3/2 अगर इवन है, ठीक है, पहला केस लेता हूं मैं, ठीक है, ये केस 1। इस केस में क्या असर आएगा हमारे पास कि f ऑफ k, ठीक है, एक एक्स्ट्रा और f ले रहे हैं, है ना। तो अगर ये इवन क्वांटिटी थी तो रिजल्ट क्या रहेगा? k+3/4, ये हो जाएगा ना। ये खुद क्या था? k+3/2 था, उसका हाफ और कर देना है, k+3/4 इज इक्वल टू कितना है? 27। दैट मींस k की वैल्यू कितनी रही होगी? 105। अब मैं देखूं कि k इज इक्वल टू 105 से ये क्वांटिटी इवन आ रही है क्या? तो देखो 105 + 3/2 54 आ रहा है, इसका मतलब कि ये करेक्ट आंसर होगा। दूसरी सिचुएशन देख लेते हैं
कि अगर हमारे पास k प्लस 3/2 एक ऑड क्वांटिटी होती तो f ऑफ ये सबको अपन लिख सकते हैं ना k प्लस 3/2, कितना रिजल्ट आता k प्लस 3/2 प्लस 3। अगर ये वैल्यू 27 होती तो 24 इंटू 2 k इज इक्वल टू कितना हो गया 45 यहां से। तो अब चेक करो k इक्वल टू 45 अगर इसमें रखोगे तो k प्लस 3/2 कितना आएगा 24 आएगा। इसका मतलब कि ये वाला रिजल्ट अपने पास रिजेक्ट हो जाएगा। k इज इक्वल टू 105 इज राइट चॉइस फॉर अस। 17 अब यहां पे क्या है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड टेंजेंट टू इट ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने कर्व बनाया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस पे कोई पॉइंट ले लेते हैं अपन t कॉमा टी स्क्वायर प्लस 1। ओरिजिन से कहा जा रहा है कि टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो देखो t कॉमा टी स्क्वायर प्लस 1 वाले पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगी उसका स्लोप क्या होगा 2t, और उसी स्लोप को कैसे लिखा जा सकता है 0 0 और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली स्लोप, मतलब टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी। तो t की वैल्यू यहां से कितनी आ गई प्लस माइनस 1। तो ये पॉइंट हो गया 1,2, ठीक है। इसका मतलब लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी y इज इक्वल टू 2x कह सकते हैं। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई अपने पास y इज इक्वल टू 2x। इसी तरीके से एक टेंजेंट इस साइड भी सिमेट्रिकली ही ड्रॉ होगी y इक्वल टू माइनस 2x। अब अपन कहें एरिया क्या आएगा, तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व विल बी 2 टाइम्स किस लिए, अपन एक काम करते हैं जैसे y एक्सिस के एक साइड में ही राइट साइड में ही केवल कैलकुलेशन करते हैं, दूसरे साइड में भी तो उतना ही रहेगा ना। तो 2 टाइम्स कर दिया उसका, कहां से कहां तक, x कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है 0 से लेकर के 1 तक, तो 0 से 1 थ्रू आउट। ये अपर कर्व क्या रह रहा है इस रीजन में, अपर कर्व रह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, लोअर कर्व क्या रह रहा है 2x। ये हो गया, तो बस एरिया क्या हो जाएगा यही इंटीग्रेशन। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, माइनस 2x dx इंटीग्रेशन कर दो, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट्स कहां से कहां तक 0 से 1। यहां से एरिया का अपने पास रिजल्ट बन जाएगा। फिर अपन 18th क्वेश्चन की बात करते हैं। 18th क्वेश्चन में क्या है, 18th क्वेश्चन में कहा जा रहा है रेगुलर टेट्राहेड्रन है, रेगुलर टेट्राहेड्रन है, ये चीज ध्यान देना। सेंटर ऑफ 4 फेसेस आर द वर्टाइसेस ऑफ अ स्मॉलर टेट्राहेड्रन। तो अगर मैं एक टेट्राहेड्रन की बात करूं, एक सबसे पहले मैंने इसके लिए ले लिया कि भाई एक जो है इसका एक वर्टेक्स में ओरिजिन ले लेता हूं, ठीक है। एक वर्टेक्स को मैंने ले लिया a, या फिर इसको मैं ओरिजिन ले लेता हूं ऊपर वाले को, ठीक है। और इस तरीके से हमने इसके सबसे पहले तो सब ज्वाइन कर दिए, o a, इसको b ले लिया और इसको c ले लिया, ठीक है। तो सेंटर्स मतलब क्या, अगर मैं कहूं कि इस फेस का सेंटर क्या है, मतलब ट्रायंगल का सेंट्रॉइड, इसी की बात की जाएगी। तो OBC इसका मान लो अगर हमसे कहा जाए कि सेंट्रॉइड या सेंटर क्या होगा, तो B प्लस C बाई 3। इसी तरीके से OAB तो A प्लस B बाई 3, ABC तो इसका A प्लस B प्लस C बाई 3। तो अगर हम इसके लिए कहें कि इसका वॉल्यूम अगर मुझे लिखना हो स्मॉलर वाले का, तो स्मॉलर वाले का वॉल्यूम कैसे लिखा जाएगा भाई, उस समय अपने पास क्या होगा, एक हमारे पास, हम एक ऐसे टेट्राहेड्रन की बात कर रहे हैं जिसमें हमारा एक वर्टेक्स क्या है, एक वर्टेक्स हमने बोल दिया a प्लस बी प्लस सी बाई 3, ठीक है। एक वर्टेक्स बोल दिया a प्लस बी बाई 3, एक वर्टेक्स बोल दिया b प्लस सी बाई 3, और एक वर्टेक्स बोल दिया c प्लस a बाई 3। यही कहा जा रहा है ना। अब इस टेट्राहेड्रन का अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन कितना हो जाएगा 1/6, और 3 एजेस ले लें। तो 3 एजेस अगर लो तो देखो क्या बन जा रहा है, इसी से स्टार्ट करते हुए ले लेते हैं 3 एजेस, ठीक है। तो एक क्या बन जाएगा c बाई 3, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला क्या बन जाएगा a बाई 3, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला क्या बन जाएगा b बाई 3। तो स्मॉलर वाले के लिए कहें तो 3 जो कोटर्मिनस एजेस कह लो या को इनिशियल एजेस कह लो क्या होगी a बाई 3, b बाई 3, c बाई 3, दैट मींस इट इज 1/6 into 1/27 बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ abc। और जो हमारे पास कहा गया है वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, तो रेशियो कितना हो जाएगा भाई 1/6 ABC, तो उसमें भी आता रेशियो अगर हम कहें m/n, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/27। तो इस तरीके से ये भी हमारे पास 28 आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपन 28 मार्क करेंगे। क्वेश्चन दैट इज 19th में क्या कहा गया है, गेम इज प्लेड विद स्पेशल फेयर क्यूबिक डाई। तो अब इसमें देखो रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है उस डाई के लिए 1/6, ब्लू आने की 2/6 और ग्रीन आने की 3/6। तो हमसे क्या कहा जा रहा है कि रिजल्ट दैट कलर ऑफ टॉप, जो टॉप साइड आएगी उसको अपन रिजल्ट काउंट करेंगे, और इफ डाई इज रोल्ड रिपीटेडली द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड ब्लू रिजल्ट अकर्स ऑन और बिफोर 10th रोल। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है
क्या कहा जा रहा है कि 10th रोल तक, ठीक है, 2 ब्लू आने चाहिए, यही कहा जा रहा है। 10th रोल तक 2 ब्लू आ जाने चाहिए या फिर उसके बाद आने चाहिए, ठीक है। मतलब क्या था, ऑन और बिफोर 10th रोल, ठीक है। मतलब 10th रोल में ब्लू आ जाए या फिर 9 में ही 2 ब्लू आ जाए, है ना। इस तरीके के केसेस हमें काउंट करने थे। तो अपन अगर इस पे ही फोकस करें कि पहले 10 रोल्स में क्या हो रहा होगा, तो ऐसा हो सकता है कि 10 के 10 ब्लू आ जाए, हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि 9 ब्लू आए, ऐसा हो सकता है 8 ब्लू आए, ये सब में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। उसने कहा है कि कम हमारे पास 2 ब्लू तो आ चुके होने चाहिए, ठीक है। जब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से लेकर 10th ऑब्जर्वेशन तक का अगर हम रिजल्ट देखें तो हमारे पास उसमें 2 ब्लू आ चुके होने चाहिए। तो सिंपल से तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया ना, कि भाई एक बार मैंने कोई इवेंट किया, ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी उसकी क्या है 1/3, और अगर उसी को मैं कह लूं सक्सेस, तो अनसक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/3, ठीक है बात। तो 2/3 अनसक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब ब्लू नहीं आने की प्रोबेबिलिटी है। अब अपन कह रहे हैं कि 10 में हमारे पास 2 ब्लू आ जाए तो भी चल जाएगा, 3 ब्लू आ जाए तो भी चल जाएगा, 9 ब्लू आ जाए तो भी चल जाएगा, ऐसा ही कह रहे हैं ना। तो क्या नहीं होना चाहिए वो काउंट कर लें और उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लें। तो क्या नहीं होना चाहिए, 1 में से एग्जैक्टली 1 ब्लू, ठीक है, एग्जैक्टली 1 ब्लू, ये वाला केस नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली 0 ब्लू नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 ब्लू तो चल जाएगा ना पहले 10 में, बस हमें क्या हटाना है 1 ब्लू और 0 ब्लू। तो 1 ब्लू कब होगा, 1 ब्लू कहने का मतलब क्या है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी लगाओ 10C1, ठीक है, 1/3 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और अनसक्सेसफुल होने की 2/3⁹9, एक सक्सेस और 9 अनसक्सेसफुल। इसी तरीके से यहां पे देखें तो 10C0 1/3�0 और 2/3�10, ये अपने पास दूसरा वाला पार्ट हो गया। मतलब कि प्रोबेबिलिटी में हमारे पास क्या क्या आया, 1 माइनस ये एग्जैक्टली 1 ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी और 0 ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी, ये दोनों बस हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो रिजल्ट क्या होगा, यहां से क्लब करते हैं, यहां पे कितना आएगा 2⁹9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3⁻10, और साथ में इधर से भी ऐड करो, इधर से कितना आ जाएगा 2⁻10 बाई 3⁻10, ठीक है। तो अब अपन देखें यहां से रिजल्ट हमारे पास कितना आ गया 3⁻10 माइनस 2⁻, इसको भी कह लो, हमें चूंकि जिस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है नीचे भी हमारे पास 3⁻10 ही आएगा, और इधर हमारे पास क्या क्या आएगा 2�9 इंटू 10 प्लस 2�10, ये इस तरीके का हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसको 3p माइनस 2⁻q अपॉन 3⁻r इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं अपन। क्या आएगा 3⁻10 माइनस 2⁻9, अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां पे 10 और यहां पे 2, तो 12 बचा हुआ है डिवाइडेड बाई 3⁻10। तो चूंकि यहां पे उसने क्या कहा था 2q कहा था, कोई साथ में 3 के मल्टीपल वाली टर्म नहीं रहनी चाहिए थी। तो अपन एक काम करते हैं, इसमें से भी इसको लिख लेते हैं 3⁻10 माइनस एक 3 अगर हटा लो तो यहां पे क्या बन जाएगा 2⁻11 इंटू 3, ऐसा लिख सकता हूं मैं, इसको 2 स्क्वायर इंटू 3 लिख दिया, और डिवाइडेड बाई 3⁻10। तो अब देखो ये क्या बन गया 3 अगर 3 से मैं डिवाइड कर देता हूं ऊपर नीचे, तो 3⁻9 माइनस 2⁻11 बाई 3⁻11। तो ये हमारे पास PQR के लिए रिजल्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, अब यहां पे देखें तो fx हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, बहुत आसान सा है, ग्राफ डायरेक्टली बनाया जा सकता है, क्रिटिकल पॉइंट्स वहीं से आसानी से काउंट होंगे। तो x की पावर 3/5, तो x की पावर 3/5 हमारे पास कैसा होगा, x की पावर 3/5 इस तरीके का कुछ कर होगा, जैसा x की पावर हाफ या 1/3 का बनाते हैं उसी तरीके का। तो x की पावर 3/5 हो गया, ठीक है। इसमें ध्यान रखना कि 0 पे ये नॉट डिफरेंशिएबल रहेगा, मतलब यहाँ पे ये वर्टिकल टेंजेंट्स इन केस में लाई करती है, ठीक है। तुम देख भी सकते हो 0 पे इसको डिफरेंशिएट करने जाओगे इन्फिनिटी आएगा, मतलब ये वर्टिकल टेंजेंट थी x की पावर 3/5 पे, अगर हम 0.0 लेते हैं तो। फिर मैं x इक्वल टू 1 तक इसी तरीके से प्लॉट करूंगा। x इक्वल टू 1 से क्या स्टार्ट करना है, -x माइनस 2⁻3, तो ये भी आसान सा ही है, यहां पे तुम कह सकते हो ऐसा कुछ ग्राफ होगा। तो देखो 1 के आगे एक ये पॉइंट 2 आएगा, -x माइनस 2⁻3 के लिए 2 पे कट करेगा, और 2 पे देखो तो x माइनस 2⁻3 का डिफरेंशिएशन भी कितना है 0, तो ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे डिफरेंशिएशन 0 है, ये एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया।
ये एक पॉइंट आ गया क्योंकि यहाँ नॉट डिफरेंशिएबल है, और तीसरा एक और ये पॉइंट आ गया जो कि नॉट डिफरेंशिएबल है, तो म्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी होनी चाहिए 3, इसलिए आंसर अपने पास क्वेश्चन का 27।